क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। आपका स्वागत करता हूं मैं केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर के सेकंड वीडियो लेक्चर में। जी हाँ, ये दूसरा वीडियो लेक्चर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्लास 9th की केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट का। इससे पहले मैं इस यूनिट का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर आपको दे चुका हूं जिसमें मैंने चैप्टर की शुरुआत करते हुए आपको पढ़ाया था कि हमारे आसपास के सब्सटेंसेस क्या होते हैं और हमारे आसपास के सब्सटेंसेस को जब हम केमिस्ट्री के नजरिए से देखते हैं तो हमने प्योरिटी के कॉन्सेप्ट की बात करी थी। यही वजह है कि चैप्टर का नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि क्या हमारे आसपास का सामान या हमारे आसपास की सभी चीजें शुद्ध है या नहीं है। क्योंकि ये सारी चीजें मैंने इससे पहले वाले यानी कि पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, तो आज के वीडियो लेक्चर को समझने से पहले मेरी सजेशन है कि आप पार्ट 1 वीडियो लेक्चर जरूर देखें। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने पार्ट 1 वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो उसे देखना ना भूलें। सवाल आता है सर फिर आज क्या करेंगे? आज मैं उन बातों को कंटिन्यू करने जा रहा हूं जो मैंने पार्ट 1 में कराई थी। तो आपको बताया था कि जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस, उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी या तो उन्हें एलिमेंट्स कहा जाएगा या उन्हें कंपाउंड्स कहा जाएगा। यानी मैटर हैज बीन क्लासिफाइड नो डाउट इनटू 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट ऑल द सॉलिड लिक्विड गैस हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू अगेन 2 टाइप्स, आइदर द मैटर इज गोइंग टू बी प्योर और आइदर द मैटर इज गोइंग टू बी इम्प्योर। यानी या तो मैटर प्योर होगा या तो मैटर इम्प्योर होगा। आइए कैसे, आपको एक चीज बात बताता हूं। तो हमारा ये आज का जो लेक्चर है ये है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वीडियो लेक्चर नंबर 2। बिल्कुल सही आपने सुना, ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है जो आज हम देख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने मैटर के बारे में आपको क्या पढ़ाया है। मैटर के बारे में हमने 3 चीजें अब तक पढ़ी हैं। वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहला, मैटर का जो बेसिक स्टेट होता है वो होता है सॉलिड स्टेट, और मैटर का जो दूसरा स्टेट है बेसिक स्टेट वो होता है लिक्विड स्टेट, और मैटर का जो तीसरा स्टेट है यानी जो बेसिक बात करूंगा वो है गैसियस स्टेट। और ये जो मैटर है इस मैटर को फर्दर या तो हम मानेंगे कि वो प्योर है और या फिर हम वो मानेंगे कि वो इम्प्योर है। जब उसे प्योरिटी की नजरिए से देखा गया तो केमिस्ट्री की दुनिया में जो भी प्योर सब्सटेंस होता है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आनी चाहिए। केमिस्ट्री की दुनिया में जो भी प्योर सब्सटेंस है वो या तो अकेला है या तो वो अकेला है या तो वो अकेला है या वो किसी चीज के साथ कंबाइंड है, या तो वो अकेला है या किसी से कंबाइंड है। अगर वो अकेला है तो वो कहलाएगा एलिमेंट। बिल्कुल सही आपने सुना। और अगर वो अकेला नहीं है, किसी चीज के साथ कंबाइंड है तो वो कहलाएगा कंपाउंड। सवाल आता है सर ये एलिमेंट वर्ड क्या चीज है? एलिमेंट वर्ड को हिंदी में हम कहते हैं धातु, और इसका इस्तेमाल पहली बार रॉबर्ट बॉयल नाम के एक वैज्ञानिक ने इन द ईयर 1661 किया था। जी हाँ, ये एलिमेंट क्या चीज है? अच्छा, पहले बात पूरी कर लेता हूं क्योंकि मैंने प्योर सब्सटेंस को अकेला और कंबाइंड माना है। अब जो इम्प्योर है वो जनरली क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो आज का वीडियो लेक्चर मिक्सचर के ऊपर तो बिल्कुल नहीं है। टुडेज वीडियो लेक्चर इज एंटायरली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स। व्हाट आर एलिमेंट्स? व्हाट इज अ धातु? एलिमेंट किसे कहा गया है? केमिस्ट्री की दुनिया में पढ़े जाने वाला वो हर मैटर, हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी आंखों से हमें दिखने वाली वो हर चीज जो केवल और केवल एक ही प्रकार के एटम की बनी है। एक बच्चा कहता है वो तो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। आई एग्री, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, बट आर ऑल एटम सेम? यस, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। मैंने कहा कि हर मैटर एटम का बना है, लेकिन क्या हर मैटर में पाए जाने वाले सभी एटम्स सेम है? एक बच्चा कहता है मतलब एग्जांपल दो। एक एग्जांपल देता हूं, वाटर की बात करते हैं, पानी। वाटर की अगर मैं बात करूं तो वाटर एक कंपाउंड है H2O जिसमें 2 प्रकार के एटम है, हाइड्रोजन भी उसमें मौजूद है, ऑक्सीजन भी उसमें मौजूद है। एक बच्चा कहता है तो क्या हुआ, हमें कौन सा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नजर आता है? हमें तो पानी नजर आता है।
इसलिए क्योंकि वो कंबाइंड फॉर्म में है, इसलिए वो प्योर माना गया है। लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया कहती है कि अगर किसी चीज में एक से ज्यादा चीजें मौजूद हैं और वो कंबाइंड नहीं है लेकिन फिर भी उसमें मौजूद है, तो वो प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है, क्योंकि उसे मिला हुआ माना जाएगा, उसे मिलावट मानी जाएगी, यानी उसे मिक्सचर कहा जाएगा। पहले मैं अपनी बात पे आ जाता हूं। मैं आपको बता रहा था कि केमिस्ट्री की दुनिया में या हमारी डे टू डे लाइफ में जितनी भी वस्तुएं मौजूद हैं उन सबको इंग्लिश में मैटर कहा जाता है, एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। बट द क्वेश्चन अराइजेस दैट इज एवरी एटम ऑफ दैट मैटर ऑफ द सेम टाइप? क्या उस मैटर का हर एटम एक जैसा है? ऑब्वियसली हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। कुछ मैटर ऐसे होते हैं, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनके एटम सभी एक प्रकार के होते हैं, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनके एटम एक दूसरे से अलग होते हैं। So this means that matter may be composed of same type of atoms or may be composed of different type of atoms. जब कोई चीज एक ही एटम की बनी होती है या एक ही प्रकार के एटम की बनी होती है तो उसे धातु कहा जाता है, उसे एलिमेंट कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई कहे डिफाइन एन एलिमेंट, तो कैसे डिफाइन करोगे? पहली बार 1661 में रॉबर्ट बॉयल नाम के वैज्ञानिक ने एलिमेंट वर्ड का जिक्र किया। उनके बहुत सालों बाद, मतलब ये 1661 के बाद, मतलब करीब करीब मान के चलिए 1740s के आसपास, 1740 में एंटनी लॉरेंट लेवॉइजर, एंटनी लेवॉइजर भी कह सकते हैं, या A.L. लेवॉइजर नाम के एक और वैज्ञानिक ने एलिमेंट की डेफिनेशन दे डाली। कहते हैं एनी सब्सटेंस इज सेड टू बी अ एलिमेंट इफ इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम थ्रू आउट इट्स एंटायर, मतलब उसकी जो पूरी आप कह सकते हैं बनावट है, थ्रू आउट इट्स बनावट, यानी उसकी पूरी बनावट को जब हमने देखा तो उसमें एक ही प्रकार के एटम थे। एक बच्चा बोला मतलब, आइए एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है। लोहा मींस हिंदी में नहीं, इंग्लिश में आयरन कहते हैं। आयरन मींस लोहा। अब उस आयरन को अगर मैं तोड़ता हूं तो एक बच्चे ने कहा तोड़ते हो, क्यों तोड़ते हो? क्यों? मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैटर को तोड़ने पर क्या मिलता है। मैटर को तोड़ने पे एटम मिलता है। किसी भी मैटर का सबसे छोटा कण क्या है? एटम। तो एटम को तोड़ने पे क्या मिलेगा? कुछ तो मिलना चाहिए ना, उसको तोड़ के देखते हैं। तो आयरन को तोड़ने पर जितने भी आयरन के टुकड़े हैं सब हैं तो आयरन ही। जी हाँ, आयरन को तोड़ने पर जितने भी टुकड़े हमें मिलेंगे हैं तो सब आयरन ही ना। इसका मतलब कि आयरन का पूरा एक रॉड या आयरन की पूरी एक बार में हजारों अनगिनत आयरन के एटम्स हैं। सो इट इज एन एलिमेंट। तो केमिस्ट्री की दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, ये एलिमेंट्स हम इंसानों ने नहीं बनाए, हाँ कुछ बनाए हैं। तो आपको बताना चाहूंगा साल 2020 चल रहा है, अब तक तो बहुत सारे एलिमेंट्स हम इंसान अपनी मर्जी से लेबोरेटरी में बना चुके हैं। लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल डाटा आपके सामने शेयर करूं तो करीब भी तो धरती पे 120 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डिस्कवर किए जा चुके हैं, और उसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर से हमें प्राप्त हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो प्राप्त नहीं हुए, रैदर उन्हें बनाया गया, यानी सिंथेटिकली आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में क्रिएट किया गया। इसी वजह से एलिमेंट्स की जानकारी बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बड़ी क्लासेस में भी पढ़ाई जाती है और सिखाई जाती है। इन्हें एलिमेंट्स कहा गया है। एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन, एग्जांपल के तौर पे ऑक्सीजन। एक बच्चा बोले तो गैस है, हाइड्रोजन तो गैस है। हाँ, तो ये किसने कहा कि हाइड्रोजन गैस है तो वो एलिमेंट नहीं हो सकती? एलिमेंट एक्चुअली में क्या है? मैटर है। और मैटर की स्टेट्स क्या होती हैं? 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। सर मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? बहुत सिंपल, कोई भी एलिमेंट हमारे वातावरण में 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। या तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, या वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, या वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। हालांकि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि लिक्विड स्टेट की अगर बात करूं तो ब्रोमीन या मरकरी, ऐसे कुछ आपके एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। जी हां, अगर मैं सॉलिड स्टेट के एलिमेंट्स की बात करूं तो एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब आयरन, ये सब क्या है? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और गैसियस स्टेट की अगर बात करूं तो आर्गन, हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। हम इन्हें अलग अलग स्टेट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
जब एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ा जाने लगा तो इन एलिमेंट्स को जांचा गया, इन एलिमेंट्स को परखा गया और इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया। एक बच्चा कहता है प्रॉपर्टीज, जी हां, प्रॉपर्टीज मतलब विशेषताएं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहूंगा कि केमिस्ट्री की दुनिया में पढ़े जाने वाली धातु, पढ़े जाने वाला एलिमेंट कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके सभी एटम्स एक ही प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोजन दुनिया में कहीं से भी ले आओ, है वो हाइड्रोजन ही। ऑक्सीजन दुनिया में कहीं से भी ले आओ, है वो ऑक्सीजन ही। एक बच्चा कहता है नहीं, अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके पानी ले आऊं तो क्या वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है? नहीं, वो कंपाउंड बन चुका है। तो ये वीडियो लेक्चर कंपाउंड के बारे में भी बातें नहीं कर रहा है। हम कंपाउंड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स को अलग कर सकते हैं, मतलब पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग किया जा सकता है। हाँ बच्चों, किया जा सकता है। हम अभी उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट स्टडिंग हाउ टू सेपरेट कंपोनेंट्स, बट इट कैन बी डन। आप कंपाउंड में से एलिमेंट्स अलग कर रहे हो, एलिमेंट्स में से एटम तो अलग नहीं कर सकते ना। यानी एटम तो हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। किसी भी मैटर का सबसे छोटा कण क्या है? एटम। तो अल्टीमेटली हमें यह जानना है कि जितने भी केमिस्ट्री की दुनिया में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो एलिमेंट्स को जब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया तो केमिस्ट्री की दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 3 कैटेगरीज में हमारे सामने आए। लेकिन तीसरी कैटेगरी का जिक्र मैं वीडियो के अंत में करूंगा। फिलहाल यू हैव टू पे अटेंशन ताकि ना हो आपको कोई टेंशन। द एलिमेंट्स व्हिच हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जी हां, कुछ एलिमेंट्स को मेटल्स कहा गया है, कुछ एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स कहा गया है। एक बच्चा कहता है क्यों, व्हाई, इनको अलग क्यों कह रहे हो? अरे भाई, हर चीज के कई डिविजन्स हो सकते हैं, हर चीज के कई रंग रूप हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री की दुनिया में पढ़े जाने वाले एलिमेंट्स को जब डिटेल में स्टडी किया गया तो उनके 2 वर्जन निकल कर आए। कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिन सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, उन्हें नाम दिया गया मेटल्स, और कुछ ऐसे एलिमेंट जिन सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, उन्हें नाम दिया गया नॉन मेटल्स। एक बच्चा कहता है कौन सी प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी? आओ पहले मैं आपको इस सारी प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन देता हूं, फिर आपको मैं इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके टैबुलर फॉर्म में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो समझाऊंगा। तो सुनो, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which show a characteristic property of malleability and ductility। थोड़ा भारी शब्द है, घबराओ मत, मैं लिख देता हूं आपके लिए, बहुत प्यारा शब्द है। चलिए, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात हो रही है तो इस बात को समझाने के लिए जगह भी बना लेता हूं और धीरे धीरे करके आपको सारी बातों का मतलब भी समझा दूंगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है, पहला टॉपिक कहूंगा या कह सकते हैं कि वीडियो लेक्चर नंबर 2 में जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमारा जो ये लेक्चर है ये पूरी तरह से एलिमेंट्स पे बेस्ड है और अब तक मैंने जितनी भी बातें कही वो मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली बातों को समझाने के लिए कही थी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तीसरी कैटेगरी में मैं जाऊंगा। पहली कैटेगरी जिसे कहा गया मेटल्स और दूसरी कैटेगरी जिसे कहा गया नॉन मेटल्स। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के द्वारा कुछ प्रॉपर्टीज शो की जाती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी, बिल्कुल सही। एक बच्चा बोला भाई ये डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? आइए, डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी से हम यहां पे एक शब्द बोलते हैं। शब्द ये है कि मेटल्स आर डक्टाइल एंड मैलिएबल, या मुझे कहना चाहिए मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। एक बच्चा कहता है सर बोलना बंद करो, समझाना शुरू करो। सीधा आप ये बताओ कि मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का मतलब क्या है? तो बच्चों, मैलिएबिलिटी का मतलब है कि मेटल्स को हथौड़े से मार मारकर, हैमर से लगातार मारकर लंबी शीट्स बनाई जा सकती है। साफ साफ कहिए इंग्लिश में, दैट द मैलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच द मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग थिन शीट्स and ductility is a property by the virtue of which the metals can be converted and drawn into thin wires। मतलब लंबी लंबी तारों में हम मेटल्स बना सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, मेटल्स की कितनी सारी शीट्स हमारी डे टू डे लाइफ में हमें दिख जाती हैं और आम जिंदगी में हम लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं। एक बच्चा बोला जैसे कि सबसे प्यारा एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉयल।
आप अच्छी तरह जानते हो कि आपके लंच में आपकी मम्मी जब आपके लिए खाना पैक करती है या मिठाई की दुकान पे जब मिठाई को कवर किया जाता है तो एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने एल्यूमिनियम का ही एग्जांपल क्यों लिया, किसी और का एग्जांपल क्यों नहीं लिया? क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल जो पतला सा थिन शीट है जो आसानी से टूट भी जाता है, कट जाता है, फट जाता है, एक बहुत ही प्यारा जीता जागता एग्जांपल है हमारे सामने जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ में नजर आता है। तो एग्जांपल से कोरिलेट करके चीजों को समझना आसान हो जाता है। एक बच्चा कहता है अच्छा फिर डक्टिलिटी में कैसे एग्जांपल दोगे? मैंने तो कोई मेटल की कभी कोई तार नहीं देखी। अरे कैसी नहीं देखी? बिजली की दुकान पे जाके देखो, इतनी सारी जो तारों के बंडल होते हैं, तारों के बंडल, उनके ऊपर तो प्लास्टिक की कोटिंग होती है। अरे मैं मानता हूं उनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, लेकिन वो कोटिंग उतार के अंदर तो तार होती है। कोटिंग क्यों होती है उनके ऊपर? वो पीवीसी की कोटिंग होती है और भी कई सारी चीजें जो कि इस्तेमाल की जाती है कोटिंग के लिए। वो जो उनके ऊपर कवरिंग होती है वो इसलिए होती है ताकि आपको वायर एक्सपोज ना हो, वायर से करंट ना लगे। लेकिन वायर किस चीज की बनी होती है? वायर बनी होती है कॉपर की या बनी होती है एल्यूमिनियम की। सो कॉपर एल्यूमिनियम की तारें इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कॉपर एल्यूमिनियम ऐसे मेटल्स हैं जो आसानी से तारों में ड्रॉन हो जाते हैं। अब एक बच्चा बोला कॉपर एल्यूमिनियम में क्यों कर रहे हो? मेटल तो बहुत सारे हैं, मेटल तो कहने को गोल्ड भी है, मेटल तो कहने को सिल्वर भी है। अब आप खुद सोचो बच्चों, अगर गोल्ड और सिल्वर की तारें हो गई तो फिर हमारे घरों में चोरी कम और खंभों पे चोरियां ज्यादा होंगी। ऑब्वियसली बात है कि गोल्ड और सिल्वर की तारें बनाना पॉसिबल तो है लेकिन प्रैक्टिकली कॉमन सेंस से सही नहीं है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि सिल्वर और गोल्ड की तारें नहीं बन सकती? एक छोटा सा गोल्ड का टुकड़ा, एक छोटा सा कितना करीब करीब भी तो 2 ग्राम भी नहीं, 1 ग्राम बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी 1 ग्राम गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड का टुकड़ा कैन बी ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग वायर ऑफ एटलीस्ट 2 किलोमीटर लेंथ। 2 किलोमीटर लंबी तार बन सकती है। इसलिए आपने देखा होगा गोल्ड की ज्वेलरी जब बनती है, नेकलेस जब बनता है, कड़ा जब बनता है, ब्रेसलेट जब बनता है, कुछ भी श्रृंगार जब बनता है तो बारीकी से काम होता है, बहुत बारीकी से काम होता है क्योंकि गोल्ड एक अच्छा खासा मेटल है विच शोज अ प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी। आओ बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। प्रॉपर्टी नंबर 2 मींस मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। हीट के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक बच्चा बोला भाई मतलब बताओ, सीधा मतलब बताओ। यार आप खुद जानते हो कि हमारे घरों में सबसे ज्यादा आमतौर पे इस्तेमाल होने वाले जो यूटेंसिल्स है, बर्तन, वो सब इसलिए इस्तेमाल होते हैं। बर्तन आपने देखा होगा, कोई भी बर्तन इस तरह का आपने देखा होगा, कोई भी एक बर्तन होता है तो आपने देखा होगा उस बर्तन का जो ये पूरी की पूरी बॉडी है, ये पूरी मेटालिक बॉडी है, ये पूरी की पूरी मेटालिक बॉडी है। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली तार, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली तार यानी जो भी वायर है, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली जो भी वायर है, उस वायर के अंदर जो ये है, ये किस चीज का बना है? या तो ये बना है कॉपर का या फिर ये बना है एल्यूमिनियम का। सर वापस से कॉपर एल्यूमिनियम, आप कॉपर एल्यूमिनियम की बात तो यहां कर रहे थे यार, कॉपर एल्यूमिनियम की बात यहां कर रहा था, तभी तो इनका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कॉपर एल्यूमिनियम को तार में बनाया जा सकता है, तभी तो एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। यही वजह है कि कॉपर शोज अ वेरी वेरी गुड कंडक्टिविटी। हमारे घरों में वो गोल्डन कलर की तार देखी आपने, गोल्डन, वो गोल्डन कलर ऐसा लगता है गोल्ड है, गोल्ड नहीं है, वो कॉपर है, कॉपर का कलर ही ऐसा होता है। सो कॉपर की तार हमारे घरों में होती है, एल्यूमिनियम की तार हमारे घरों में होती है, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेटल की बनी होती है, स्टील की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील। एक्चुअली में जो स्टील है वो मेटल नहीं है, स्टील मिक्सचर ऑफ मेटल्स है। जो स्टील होता है वो कोई मेटल नहीं होता, स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल। एक बच्चा बोला जैसे कि उसमें थोड़ा सा आयरन होता है, थोड़ा सा एल्यूमिनियम होता है और बाकी और मेटल्स होते हैं। तो स्टील या जिसे हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, और मेटल्स के मिक्सचर को हम एलॉय कहते हैं। आपने देखा होगा गाड़ियों में एलॉय व्हील यूज होते हैं। वो एलॉय व्हील इसलिए यूज होते हैं क्योंकि उनमें मजबूती भी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। तो एक प्रकार की विशेषता नहीं होती, कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स की विशेषता मिक्स्ड होती है। तो एलॉय
is nothing but a mixture of metals। फिलहाल मैं अलॉयज की बात नहीं कर रहा हूं, अभी फिलहाल सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का टॉपिक चल रहा है। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको सबसे पहले चीज बताई डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। दूसरी चीज मैंने आपको पढ़ाई कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी दो प्रकार की, एक हीट को कंडक्ट कर पाना, एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाना। ऑब्वियस सी बात है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। एक बच्चा कहता है सर मेटल्स के बारे में बातें कर रहे हो, नॉन मेटल्स के बारे में तो बातें नहीं कर रहे। यार पहले मेटल्स का टॉपिक खत्म कर लेते हैं, उसके बाद नॉन मेटल्स। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें क्या, सभी चीजें। मेटल्स के लिए जो चीज है हाँ हाँ हाँ, नॉन मेटल्स में हो जाती है वो चीज ना ना ना। मेटल में होती जो चीज ना ना ना, नॉन मेटल में हो जाती वो चीज हाँ हाँ हाँ। एक बच्चा बोला मतलब विलोम शब्द की तरह ऑपोजिट है, यहाँ है तो वहां नहीं है, यहाँ पॉसिबल है तो वहां इम्पॉसिबल है, यहाँ इम्पॉसिबल है तो वहां पॉसिबल है। जी हाँ, इसलिए एक चीज समझ लो, दूसरी ऑटोमेटिकली समझ आती है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करता हूं। तीसरी प्रॉपर्टी जो हम मेटल्स में पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं लस्टर। लस्टर भाई, ये लस्टर का क्या मतलब होता है? चौथी प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं सोनोरस। भाई ये सोनोरस का क्या मतलब होता है? भाई समझाना तो मेरा काम है बच्चों। लस्टर का मतलब होता है चमक। मेटल्स का जो सरफेस होता है ना, वो शाइनिंग सरफेस होता है। जरा सा कपड़ा मारा और चमक आ जाती है। गाड़ियों में आपने देखा होगा, बाइक में आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक स्प्रे मारा, कपड़ा मारा और चमक आ गई। जी हाँ, मेटल्स का जो सरफेस होता है वो शाइनिंग होता है, डल नहीं होता, मुरझाया हुआ नहीं होता है। नॉन मेटल्स का होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो चीज मेटल्स में होगी वो चीज नॉन मेटल्स में नहीं होगी। यानी अगर मेटल्स के पास चमक होती है तो नॉन मेटल्स के पास चमक नहीं होती। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक बच्चा बोला मतलब यार जैसे मैंने आपको कहा ना कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कहोगे फिर उस हिसाब से नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सारे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हो ये जरूरी नहीं है। कुछ नॉन मेटल्स जैसे कि कार्बन, ग्रेफाइट आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। किसी ना किसी चीज में कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होगा। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। इनफैक्ट जब मेरे बताने के बाद आप किताब खोल के पढ़ोगे ना तो ज्यादा डिटेल में और जानने को मिल जाएगा। एक बच्चा कहता है ठीक है फिर आपको छोड़ के किताब ही पढ़ लेते हैं। समझना भी तो जरूरी है। कोई समझाएगा तो ही तो किताब का पढ़ा हुआ समझ आएगा। अगर कोई समझाएगा ही नहीं तो किताब पढ़ के सीधा कैसे समझ सकते हो? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी मैं कुछ पहले आपको समझाऊं फिर आप किताब खोलो, पढ़ो और अच्छे से चीजों को और अच्छे से समझो, आपको फायदा तभी मिलेगा। तो जिक्र कर रहा हूं किसका? लस्टर का। मेटल्स का जो सरफेस होता है वो चमकदार होता है, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं लस्टरस। और आपको बता दूं कि मेटल जब आपस में टकराते हैं तो आवाज आती है। एक बच्चा कहता है अब ये पेन टकरा रहे तो क्या मेटल के हैं? मैं मानता हूं कि इनके टकराने पर भी आवाज आ रही है, नो डाउट ये मेटल नहीं है, ये प्लास्टिक है। लेकिन अगर यही एक मेटल की रॉड होती, फॉर एग्जाम्पल मंदिर की घंटी, कभी आपने देखा होगा दरवाजा लोहे का जब टकराता है, वेल्डिंग की दुकान पे जाके देखिए, कई बार आपने देखा होगा लोहा लोहे से टकराता है तो जब आप हथौड़ी को मारते हो तो दूर तक आवाज आती है। आपके घर के पड़ोस में अगर कोई वेल्डिंग की दुकान हो ना तो वहां पे जब भी एक हथौड़ा पड़ेगा आपके घर तक आवाज आएगी। लेकिन क्या ये आवाज किसी के घर तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। यानी मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि जब मेटल्स आपस में टकराएंगे तो उनके टकराने पर वो आवाज पैदा करेंगे। जी हां, मेटल्स जब भी आपस में टकराएंगे वो उनके टकराने पर आवाज पैदा करेंगे। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों। व्हाट नेक्स्ट? और क्या? और बहुत कुछ है। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक बच्चा बोला है मेल्टिंग और बॉइलिंग का क्या मतलब है? भाई मेल्टिंग मतलब पिघलाना और बॉइलिंग मतलब उबलाना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ज्यादातर मेटल्स को अगर हम ऊपर से टच करें या प्रेस करने की कोशिश करें या कंप्रेस करने की कोशिश करें या तोड़ने की कोशिश करें तो आसानी से नहीं टूटते। मतलब मेटल्स क्या सख्त होते हैं? जी हां, मेटल्स आर हार्ड, metals are rigid, however exceptions are always there। और रूम टेम्परेचर पे ज्यादातर मेटल्स सॉलिड होते हैं। लिक्विड कौन होते हैं मैं बता चुका हूं, गैसियस कौन होते हैं ये भी बता चुका हूं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ऐसा नहीं है कि आपको एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगी। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं या जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है ये सभी मेटल्स की प्रॉपर्टीज है। एक बच्चा बोला ठीक है सर मान गए, ये सभी मेटल्स की प्रॉपर्टीज है। अगर यही सारी प्रॉपर्टीज मेटल्स के लिए ना जानकर हमें नॉन मेटल्स के लिए जाननी हो तब क्या करेंगे?
बहुत सिंपल बच्चों, यही सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको मेटल्स के लिए ना जानकर नॉन मेटल्स के लिए जाननी हो तो नॉन मेटल्स के केस में ये सारी प्रॉपर्टी जो मेटल शो कर रहे हैं वो नॉन मेटल्स नहीं करेंगे। मतलब आपने कहा कि मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, तो नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। यस, अगर मेटल्स को हथौड़ा मार मार कर या कैसे भी करके शीट और वायर में तब्दील किया जा सकता है तो नॉन मेटल्स के साथ आसानी से ऐसा नहीं किया जा सकता, या रैदर मुझे कहना चाहिए कि किया ही नहीं जा सकता। तो नॉन मेटल्स के द्वारा शो किए जाने वाली सभी प्रॉपर्टीज मेटल्स की प्रॉपर्टी के ठीक ऑपोजिट होती हैं। अगर मैंने यहां पे कहा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, तो वही थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉन मेटल्स की पुअर होती है। अगर मैंने कहा कि मेटल्स का सरफेस शाइनिंग होता है, चमकदार होता है, तो वही नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, डल, एकदम मुरझाया हुआ, एकदम बेकार सा। अगर मैंने कहा कि मेटल्स आर सोनोरस तो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, आपस में टकराते हैं तो आवाज नहीं आती। अगर मैंने कहा कि मेटल्स ज्यादातर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं तो लिक्विड्स और गैसियस स्टेट में ज्यादा पाए जाते हैं नॉन मेटल्स। ज्यादातर नॉन मेटल जैसे कि कार्बन, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि सल्फर, जैसे कि फास्फोरस, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स जितने भी आपको देखने को मिलेंगे ये ज्यादातर आपको या तो गैसियस स्टेट में मिलेंगे या लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। एक बच्चा कहता है सर ऐसे तो आप पता नहीं क्या क्या बोलते जाओगे, आप कुछ आसान तरीका क्यों नहीं बताते कि एक बार हमें मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बीच में सारा फर्क नजर आ जाए। हाँ, ये तो मैं आपको पहले ही कहा था थोड़ी देर पहले कि जितना भी मैं आपको दे रहा हूं ज्ञान, इस सारी चीजें जो आपको बता रहा हूं, इस सारी चीजों को एक काम करता हूं एक टैबुलर फॉर्म में, एक पूरा डिफरेंशिएशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूं। तो चलो ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा कि किन बातों को कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। आइए ले चलता हूं आपको इस वीडियो के उस पड़ाव में जहां मैं आपको पूरी की पूरी एक टैबुलर फॉर्म बना के दिखाऊंगा और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज वो करके दिखाऊंगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं टैबुलर डिफरेंशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलेंगे टैबुलर डिफरेंसेस। बहुत टैबुलर मतलब टेबल की फॉर्म में, टैबुलर डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज। जी हां, हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो भी बातें कर रहे हैं ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी बात हो रही है मेटल्स की, एंड यहां पे मैं बात कर रहा हूं नॉन मेटल्स की। बिल्कुल सही, यानी मेन जो आपको डिफरेंस आज कराया जा रहा है या मेरे द्वारा बताया जा रहा है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं एक अच्छी खासी टेबल बनाऊंगा, एक अच्छी खासी टेबल जिसे देखने में और समझने में आपको और भी आसानी हो, और इस पूरी टेबल को हम टोटल 3 भागों में बांटेंगे। यहां पे मैं लिखूंगा वो प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे मैं आपको डिफरेंस समझाने जा रहा हूं, और प्रॉपर्टीज के बाद मेटल्स का जिक्र यहां होगा। यानी मैं बात करूंगा सबसे पहले किसकी, मेटल्स की, और मेटल्स के साथ साथ ये वाला जो हिस्सा है बोर्ड का, यहां पे मैं जिक्र करूंगा नॉन मेटल्स का। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे बच्चे इस टेबल को समझने के लिए तरसते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसमें मैं बात करने जा रहा हूं, सबसे पहली प्रॉपर्टी जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, तो मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी नाम की प्रॉपर्टी में हमारा सिंपल सा वर्ड है दैट मेटल्स आर मैलिएबल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, which means they can be easily drawn into sheets, into thin sheets and वायर्स, थिन शीट एंड वायर्स। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब ठीक इसी तरह नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता, हम यहां पे सिर्फ साफ लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, nor ductile, and they cannot be drawn into thin sheets and wires। बिल्कुल सही आपने सुना मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों। सेकेंड फीचर की बात करते हैं, मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी के बाद जो पॉइंट नंबर 2 है, इसमें हम बात करेंगे लस्टर की। लस्टर मतलब कि चमक। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लस्टर का मतलब होता है चमक, लस्टर का मतलब होता है चमक। तो आपको बताना चाहूंगा दैट metals have good luster, एंड शाइनिंग अपीयरेंस। बिल्कुल सही, मेटल्स की जो अपीयरेंस होती है वो पूरी तरह से शाइनिंग होती है और उनका लस्टर अच्छा होता है। नॉन मेटल्स हैव बैड लस्टर, या मुझे कहना चाहिए पुअर लस्टर, इनकी चमक नहीं होती, एंड दे हैव डल अपीयरेंस। नॉन मेटल्स की जो अपीयरेंस होती है वो डल अपीयरेंस होती है। बच्चों ये टेबल आप किसी ना किसी किताब में ढूंढेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ी सी अलग मिले, हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा बड़ी मिले, हो सकता है थोड़ी सी छोटी मिले। इसलिए अगर आप इसे नोट डाउन कर लेंगे तो और फायदे में रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास ऐसी टेबल है तो और भी अच्छी बात है। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं यहां लिखूंगा एक्सेप्ट फॉर डायमंड। बच्चों हाँ, डायमंड, एक बच्चा बोला डायमंड क्या नॉन मेटल है? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डायमंड नॉन मेटल है, बट यस, डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ अ नॉन मेटल। कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म होता है डायमंड। अब ये एलोट्रोपी क्या होता है आप बड़ी क्लास में इसके बारे में जरूर पढ़ोगे, थोड़ा सा आपको जिक्र करता हूं। कोई भी एलिमेंट अगर वातावरण में या नेचर में एक से ज्यादा अधिक फॉर्म में पाया जाता है, इफ एनी एलिमेंट इज फाउंड इन वन और मोर स्टेट इन नेचर, देन इट इज कॉल्ड एज एलोट्रोपी। यानी एलोट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच any element can exist in one or more forms। कोई भी एलिमेंट एक या एक से अधिक फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे एलोट्रोपी कहते हैं। जैसे कि कार्बन की 2 फॉर्म होती है, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। बड़ी क्लास में इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हो, जिसमें से डायमंड के पास अच्छी खासी चमक होती है और ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल एलोट्रोपिक फॉर्म है व्हिच इज अ वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। आइए बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 3 की अगर मैं बात करूंगा तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में मैं बात कर रहा हूं फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट मतलब मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर मेटल्स कैसे होते हैं, तो आपको मैं ये चीज बता चुका हूं कि मेटल्स जो होते हैं वो ज्यादातर सॉलिड होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। आपकी जानकारी में बताऊंगा तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मैं यहां लिख रहा हूं, most of metals are solid at room temperature। most of metal are solid at room temperature, यानी ज्यादातर मेटल जो होते हैं वो एक रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की तो most non metals are generally liquid or gas। most non-metal are generally liquid or gas at room temperature। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, जरा घूर के अच्छे से इसे देखो। आपके सामने ये पॉइंट मैं आपको लिख रहा हूं। एक बच्चा कहता है सर जरूरी तो नहीं है, एक्सेप्शन तो होनी चाहिए। हाँ बच्चों, एक्सेप्शन हो सकती है। जनरली जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सॉलिड नहीं होंगे, सॉलिड भी होते हैं। तो इसलिए हम ये वाला वर्ड हटाकर हम यहां पे सॉलिड लिख देते हैं। एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल ओनली ब्रोमीन। मैं सिर्फ ब्रोमीन की बात करूंगा क्योंकि लिक्विड का एग्जांपल सिर्फ एक ही है। ओनली ब्रोमीन इज लिक्विड। सिर्फ ब्रोमीन ही है जो लिक्विड होता है। और यहां पे मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर except for mercury which is liquid। यानी मेटल्स में मरकरी एक एक्सेप्शन है
और नॉन मेटल्स में ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है। आपके सामने ये टैबुलर फॉर्म में आई होप आपको सब कुछ अच्छे से नजर आ रहा है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को सब कुछ अच्छे से समझ भी आ रहा है। आओ बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? कंडक्टिविटी। बिल्कुल सही आपने सुना। कंडक्टिविटी दो प्रकार की होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक मैंने आपको बताई थी थर्मल कंडक्टिविटी और एक आपको मैंने बताई थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैं यहां पे लिखना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स, मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल जो होते हैं वो काफी अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। हाउएवर मैं यहां पे लिख रहा हूं एक बड़ा प्यारा पॉइंट, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट फॉर कार्बन, एक्सेप्ट फॉर कार्बन। तो मुझे कार्बन तो नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए ग्रेफाइट। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रेफाइट कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है और ये जो है ये एक अच्छा खासा गुड कंडक्टर है जो कि आपके सामने है। आइए बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या है सर? आपको याद होगा, आपको याद होगा मैंने बताया था बच्चों आपको कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेरी बात बहुत ध्यान सुना, मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड रिजिड। मेटल जो है वो सख्त होते हैं। हार्ड एंड रिजिड का मतलब होता है हिंदी में अगर मैं कहूं तो सख्त और मजबूत, सख्त और मजबूत, आसानी से टूटते नहीं, आसानी से कटते नहीं। लेकिन नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड स्मूथ, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड स्मूथ, दैट इज दे आर नरम होते हैं एंड वो कमजोर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, आसानी से कट जाते हैं। आपको ये चीज समझ आनी चाहिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों। लेकिन बता दूं मैं आपको, एक्सेप्ट फॉर डायमंड, एक चीज आप ये भूल जाना, एक्सेप्ट फॉर डायमंड, डायमंड इज हार्डेस्ट, डायमंड हार्डेस्ट है, डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नॉन मेटल है। तो आपको एक्सेप्शन भी पता होनी चाहिए। हार्डनेस के बाद जो हमारा अगला फीचर है बड़ा प्यारा, उसे हम कहते हैं सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है आवाज निकाल पाना, आवाज का आना टकराने पर। सोनोरस का मतलब होता है आवाज का आना टकराने पर, यानी जब मेटल्स को टकराया जाएगा तो उनके टकराने पर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपको बता दूं मेटल्स आर सोनोरस, यानी मेटल्स को टकराने पर, मेटल्स को आपस में टकराने पर, मेटल्स को आपस में टकराने पर आवाज आती है, मेटल्स को आपस में टकराने पर आवाज आती है। दैट इज सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दे आर सोनोरस। लेकिन नॉन मेटल्स क्योंकि सॉफ्ट हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि नॉन मेटल्स को आपस में टकराने पर, नॉन मेटल्स को आपस में टकराने पर आवाज नहीं आती, दैट इज दे आर नॉन सोनोरस। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, 10th के नहीं 9th के बच्चों, मैंने 10th पता है क्यों बोल दिया? क्योंकि ये टॉपिक 10th में भी होता है, इसलिए अगर कोई 10th का बच्चा इसे देख रहा है तो कोई गम नहीं है, देख लेना, क्योंकि 10th में भी एक चैप्टर है इसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो घूरो अच्छे से, आपके सामने जो पूरी टेबल है मैंने बनाई, टैबुलर डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, टोटल 6 पॉइंट्स को लेकर, 6 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को लेकर आपके सामने डिफरेंसेस दिए गए हैं। एक बच्चा कहता है व्हाई ओनली 6? प्रॉपर्टीज तो भी और भी हैं। हाँ मेरे बच्चों, प्रॉपर्टीज अभी और भी हैं। जैसे कि एक प्रॉपर्टी आप भूल गए कि मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये सारी प्रॉपर्टीज के अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होता है। अब क्या सुनो, क्योंकि सभी एलिमेंट्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, एक मेटल्स एक नॉन मेटल्स। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों
की प्रॉपर्टीज एक साथ शो करते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज मेटल जितनी अच्छी भी नहीं होती, या हम कह सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल जितनी बुरी भी नहीं होती, और हम कह सकते हैं कि दे पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो दोज एलिमेंट्स which possess the characteristic of both metals and non-metals. जी हाँ, metals के बारे में मेरे लेफ्ट साइड में रखा है और नॉन मेटल्स के बारे में मेरे राइट साइड में लिखा है. So elements which have properties in between those of metals and non-metals are called as metalloids. एक बच्चा कहता है मतलब उनकी प्रॉपर्टीज उनके और उनके बीच में कहीं लाई करती है, मतलब वो इतने अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते और बहुत पुअर कंडक्टर भी नहीं होते. एक बच्चा बोला मतलब ऐसा कैसे कोई मटेरियल बहुत अच्छा कंडक्टर भी नहीं है और बहुत बुरा भी कंडक्टर नहीं है, क्या वो आधा कंडक्टर है? जी हां, जनरली ऐसे एलिमेंट्स को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे जर्मेनियम, एग्जाम्पल के तौर पे गैलियम, एग्जाम्पल के तौर पे सिलिकॉन. आपने अपने घर में कभी मोबाइल को या कभी रिमोट को या कभी चार्जर को टूटी हुई कंडीशन में देखा है? जब मोबाइल, रिमोट या चार्जर टूट जाता है तो अंदर एक ग्रीन कलर की, हरे रंग की एक पत्ती निकलती है. आपने देखा होगा. वो हरे रंग की जो पत्ती होती है मेरे बच्चों, वो सिलिकॉन होता है, यानी वो जर्मेनियम हो सकता है, वो गैलियम हो सकता है. एक्चुअली में वो जो प्लेट है जो हरे हरे रंग की प्लेट है, वो सेमीकंडक्टर की प्लेट है, यानी वो मेटल जितना अच्छा भी नहीं है और नॉन मेटल जितना बुरा भी नहीं है. Those elements whose properties lie between those of metals and non-metals are called as metalloids. आई होप मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, मेरे द्वारा बताई हुई सारी बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी. एक बच्चा कहता है आई भी क्यों ना, आप सीक्वेंस वाइज टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ा रहे हो कि जब हम किताब में खोल के देखते हैं तो आपकी बातें किताब में दी गई बातों से कहीं ज्यादा ही लगती हैं और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाती है. जी हाँ बच्चों, हमने शुरुआत करी थी प्योर सब्सटेंसेस से. प्योर सब्सटेंसेस में मैंने जिक्र कर दिया एलिमेंट्स का. अब बचता है प्योर सब्सटेंसेस में कंपाउंड्स. सो कंपाउंड्स के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं पढ़ते इस चैप्टर में. हायर केमिस्ट्री में आप जरूर पढ़ते हो. एक बच्चा कहता है थोड़ी बातें तो कर दो. हाँ, कंपाउंड्स के बारे में अगर थोड़ी बातें करूं, सो कंपाउंड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर. जैसे कि सबसे प्यारा एग्जांपल है वाटर. सो वाटर इज अ कंपाउंड जिसको बनाने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योगदान रहा है. द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, those elements can sometimes be separated and can sometimes not be separated. कुछ कई बार ऐसा होता है कि कंपाउंड्स के एलिमेंट्स को अलग किया जा सकता है, लेकिन एलिमेंट्स के एटम्स को अलग नहीं किया जा सकता. लेकिन ये बात हायर केमिस्ट्री में जाके भी गलत साबित हो जाती है. एक बच्चा बोला मतलब आप ये कहना चाहते हो कि एटम टूट सकता है? हाँ बच्चों, अभी आप 9th क्लास में पढ़ते हो कि एटम इज इनडिविजिबल, एटम नहीं टूट सकता. लेकिन आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि एटम टूट सकता है. अभी आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो चीजें जल्दी समझ आएंगी. उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में. इम्प्योर सब्सटेंसेस वो है जिन्हें आपस में मिक्स किया गया है, लेकिन उन्होंने मिक्स करने के बाद एक दूसरे में खुद को कंबाइन नहीं किया, और क्योंकि उन्होंने खुद को आपस में कंबाइन नहीं कर रहा, फिर भी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो ऐसी मिलावट को हिंदी में तो मिलावट ही कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर्स. तो मिक्सचर्स नाम का टॉपिक ही वो टॉपिक है जो मेरा तीसरा वीडियो लेक्चर आपके सामने जल्द ही आएगा, और मिक्सचर के टॉपिक से मैं अपना अगला वीडियो लेक्चर शुरू करूंगा और आपको पढ़ाऊंगा व्हाट आर मिक्सचर्स. सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट व्हाट आर elements and how many types of elements are there. I will be coming back very soon with a new video lecture in which I will be talking about what are mixtures and how many type of mixtures are there. तब तक मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, अपना दिल थाम के बैठिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए. मेरे वीडियो लेक्चर्स को शांति से, डिसिप्लिन से, प्रॉपर तरीके से, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के देखें और अपना सिलेबस धीरे धीरे कवर करें. आपके लिए हमेशा प्रॉपर तरीके से मैं कंटेंट प्रोवाइड करता रहूंगा. आपने जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया. एक बात तो मैं भूल गया, do not forget to subscribe the channel and share this video with your maximum friends. मन करे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, मुझे अच्छा लगेगा जब भी आप ऐसा करेंगे. Once again, thank you बच्चों.